हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। देखिए, परीक्षाओं के नोटिफिकेशन आते जाते रहेंगे, लेकिन आप कितने तैयार हैं ये आपको जज करना है, खुद को जांचना है। कितने तैयारी में आप हैं ये देखते हुए ही आप अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी करेंगे। यहाँ पे सचिवालय सहायक के अलावा यहाँ पे बिहार में बीपीएससी सामने एग्जाम है, 68वीं का नोटिफिकेशन आ चुका है और बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोगों के लिए उस एग्जाम को लेकर भी देखें तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। साइंस का वहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ सचिवालय सहायक का एग्जाम है सामने 23 और 24 दिसंबर को आपका। तो इसको देखते हुए हम लोग जो साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, उन सभी चैप्टर्स को टॉपिक वाइज करा रहे हैं। इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वहाँ से देखिए पुराने वीडियोज़ को उठा के। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फिजिक्स में तरंग और ध्वनि से, जहाँ पे हम लोग दोलन को भी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया और उसके ऊर्जा से संबंधित है, और बायोलॉजी में कंकाल तंत्र से संबंधित है। तो इन 75 प्रश्नों को देखिए रोज हमारे साथ सुबह 10 बजे, और साथ में इसका हम लोग कुछ सॉल्यूशन भी बताते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों तक साझा किए जा रहे हैं, आप लोग आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर कीजिएगा, अगर आपको उसका आंसर आता है तो। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें जो उनका फ्रीक्वेंसी है, मतलब अगर हम आवृत्ति की बात करें तो उनके घटते क्रम में बताना। तो सबसे अगर तेज देखें तो एक्स तरंगे होती हैं दोस्तों, जो कि एक्सरे किरणें होती हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो दृश्य तरंग होती हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो अवरक्त तरंगों को हम लोग रखेंगे, और उसके बाद बात करें तो हम लोग रेडियो तरंगों को रखेंगे यहाँ पे। तो ये दोस्तों घटते क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है, उनके विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के प्रभाव को देखते हुए। ठीक है, यहां से ऑप्शन नंबर आप कर सकते हैं दोस्तों बी, यानी कि 2, 3, 4, 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि के तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय है? अब देखिए, सर्वाधिक अगर पूछेगा आप लोगों से ना, एग्जाम में पूछ देगा कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? रेडियो तरंगों का। ठीक है, और सर्वाधिक आवृत्ति किसका होता है? तो गामा किरणों का। तो आवृत्ति के स्तर पर हम लोगों ने इसको अगर यहाँ पे व्यवस्थित किया है, तो सबसे पहले हम लोगों ने किसको रखा था भाई? तो यहाँ पे एक्स तरंग, क्योंकि ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। लेकिन सर्वाधिक आवृत्ति अगर बोलेगा तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो गामा किरण का सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा रेडियो तरंग का क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। 2 क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है ना। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा माध्यम है जो कि घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो ये तो क्वेश्चन आप लोग आसानी से करते हैं, उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन, है ना, एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला जो समय है वो आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, तरंग के संचरण के लिए, मतलब अगर आप तरंग किसी भी माध्यम में संचरण उसको करवा रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, तो उसके कुछ निम्न गुण होते हैं, जैसे कि एक प्रत्यास्था होता है और उसका जड़त्व होता है। फिर उसके माध्यम के कणों के मध्यम न्यूनतम घर्षण भी होना चाहिए, और चौथा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि माध्यम के प्रत्येक स्थान पर समान घनत्व का होना जरूरी है। तो ये 4 इसकी प्रकृति हैं दोस्तों, याद रखिए। प्रत्यास्था क्या होता है? तो इसमें माध्यम के कण जो होते हैं अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। और जड़त्व क्या होता है? तो इस गुण के कारण ऊर्जा जो होता है वो संचित होता है। ठीक है, जो कि रुकता नहीं है कहीं, बल्कि दूसरी ओर चला जाता है। और तीसरा, माध्यम के कणों के माध्यम से न्यूनतम घर्षण वहां पे होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे आपको साउंड सुनाई देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है? तो देखिए, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाला ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग? तीव्रता कहते हैं। ये एक परिभाषा है तीव्रता की। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रा को उसका तीव्रता कहते हैं। तीव्रता यानी कि आई से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ई बटे, जी हाँ, ए इंटू टी। अब ये क्या है? तो ई आपका ऊर्जा हो गया, ए आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल हो गया, और टी आपका टाइम हो गया। ठीक है, अब इसका जो इकाई होता है ऊर्जा का क्या होता है? तो जूल होता है सर। ठीक, बटे में एरिया का क्या लिखते हैं? तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, और इंटू सेकेंड लिखते हैं,
है ना, यही लिखते हैं ना, तो ये इसका इकाई हो गया दोस्तों। अगर कोई पूछे आपसे तो क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, तीव्रता के लिए। तो आंसर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, तरंग दैर्घ्य, ठीक। तो तरंग दैर्घ्य कैसे, तो ध्वनि की तीव्रता का सामान्य मात्रक जो होता है वो बेल या डेसिबल में होता है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। ध्वनि जो होता है दोस्तों आपका, माफ करेंगे, ये आवृत्ति होगा ना आंसर यहाँ पे, सॉरी, ये देखिए, ये जो है आंसर यहाँ पे आवृत्ति होगा आपका, ठीक है, बी होगा आंसर, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने तीव्रता समझाया आपको, अब आवृत्ति क्या होगी तो ये भी समझ लीजिए। आवृत्ति होता है दोस्तों 1/, आवर्तकाल। क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल अभी मैंने आपको समझाया ना, क्या होता है भाई आवर्तकाल, तो ध्वनि तरंग की प्रति इकाई समय में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो 1/t होता है ये, ठीक, 1/t। तो 1/t को हम लोग लिखते हैं कैसे भाई, तो सेकेंड पर, है ना, पर सेकेंड लिखते हैं इसको। तो एसआई मात्रक इसका हर्ट्ज होता है दोस्तों आवृत्ति का, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या कर लीजिएगा यहाँ पे, बी आवृत्ति। अब देखिए आगे चलते हैं, कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको मैंने आवृत्ति तीव्रता समझाया ना, उसी संबंधित है। प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तीव्रता। मैंने आपको बताया E/, जी हाँ, A/T, यानी कि ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुने समय, जिसका की मात्रा क्या हो जाएगा, जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति अगर 2000 हर्ट्ज है, देखिए आवृत्ति को हम लोग, इसका ऐसा मात्रक जो हर्ट्ज होता है, और उसकी तरंग दैर्घ्य 0.2 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करना है आपको यहाँ पे। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, जी हाँ, क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो हम लोग को जो आवृत्ति होता है और समय जो होता है वो हमारा निकलता है। तो ध्वनि की आवृत्ति यहाँ पे दी गई है, कितना भाई, 2000 हर्ट्ज दिया गया है, ठीक। और तरंग दैर्घ्य हमें लेमडा पता है, कितना पता है, तो 0.2 मीटर पता है, ठीक। और ये आपको देखिए दिया गया है, और यहाँ पे ध्वनि का वेग निकालना है, तो n इंटू लेमडा हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी कि जो वेग होगा, ये ध्यान रखिएगा, 2000 गुने ये हो जाएगा 0.2, तो ये वैल्यू आएगा 400 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का ये ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड। तो बी उत्तर हो जाएगा हमारा सही यहाँ पे, सिंपल सा। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको परिभाषा बताया। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति और उसके तापमान दोनों पर निर्भर करती है, तो डी उत्तर कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। ध्वनि की चाल ठोस हो सकती है, द्रव्य में हो सकती है और गैस में भी होती है, और यह निर्वात में गमन नहीं करता है, ठीक है। कभी भी ध्यान रखिएगा, ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है, लॉन्गिट्यूडनल तरंग कैसे इसको, है ना, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। एक स्रोत 1 मिनट में 3000 कंपन करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी। एक स्रोत 1 मिनट में 3000 कंपन करता है, तो इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n इक्वल टू, जी हाँ, ये हो जाएगा 3000 बटे में कितना भाई, 1 मिनट का निकालना तो बटे 60, तो ये काट दीजिए यहाँ से 500, नहीं ये कट जाएगा ना, 6 से 6 5 30, है ना, ये 5 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 हर्ट्ज होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक। चलिए, कंपन पर सेकेंड होगा लेकिन ये। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे। जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा। देखिए ठोस में, द्रव्य में और गैस में गमन करेगी, लेकिन निर्वात में नहीं। तो जब ध्वनि किसी ठोस से टकराती है तो ध्वनि अवशोषित और परावर्तित भी होती है, दोनों होता है ना। अब ये डिपेंड करता है उसकी, जिस ठोस के प्रवृत्ति पे, कि वो किस प्रवृत्ति का है। ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, जो कि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं बहुत लोग जो है ना अपने रूम में कुछ इस तरह का जो है ना काट लगा के रखते हैं, कि यहाँ से क्या ध्वनि बाहर से ना अंदर ना आए, है ना, कुछ इस तरह से लगवाते हैं। तो ये क्या करता है, ये अवशोषित करता है। और परावर्तित कहाँ होगा, जहाँ पे एकदम प्लेन सरफेस होगा, वहाँ से टकरा के ये वापस भी आता है, तो गूंजता है कहीं कहीं हॉल में, अगर आप कस के बोलेंगे तो ये गूंजता कैसे है, तो वो टकरा के परावर्तित होता है। तो दोनों प्रक्रिया में है ध्वनि। ठोस सतह पर टकराएगा तो अवशोषित भी होगा और परावर्तित भी हो सकता है। ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, यानी कि मैकेनिकल यहाँ पे वेव है, जो कि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होता है। तो आंसर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अवशोषित और परावर्तित करती है। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। ध्वनि किसी माध्यम में, जी हाँ, ध्वनि किसी भी माध्यम में किसके रूप में संचारित होती है,
तो सिंपल सा यहाँ पे आंसर आप लोग कर सकते हैं। जी हाँ, संपीड़न और विरल की श्रृंखला बनाती है ये, ठीक है। अब ये क्या है भाई, तो ध्वनि किसी भी माध्यम में संपीड़न और विरल, है ना, विरल की श्रृंखला के रूप में संचारित होती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है और ये मैकेनिकल वेव है जिसमें कि संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता इनको पड़ती है, इसलिए संपीड़न भी करते हैं और विरल भी है, ठीक है। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये मैकेनिकल वेव होता है ना, इलेक्ट्रिकल वेव नहीं होता ये, क्योंकि गैस और वायु में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग है और द्रव की सतह पर ये द्रव के अंदर घुस जाता है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है वहां पे। और ठोस में तो आपको पता है कि ये रिटर्न करती है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होता है यहाँ पे, तो इसलिए ये आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 10, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति अगर 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल निकालिए। तो 1/, आवृत्ति, है ना, आवृत्ति यानी कि n यहाँ पे हो जाएगा, अगर हमको टाइम निकालना है तो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यह n = 1/t होता है, आवर्तकाल निकालते हैं ना हम लोग, तो आवर्तकाल 1/आवृत्ति हो जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा, यानी कि 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 11 दोस्तों, यदि कि एक पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकेंड में 200 भाग हो जाए तो उसकी आवृत्ति निकालिए। आवर्तकाल का 1 सेकेंड में 200वां भाग हो जाए, तो यहाँ पे कहने का मतलब है t = क्या भाई, हमारा आवर्तकाल 1/200वां भाग है, ठीक है ना। तो आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर 1/t निकलेगा, तो 1/t कितना है, तो 1/1/20 है, तो ये 200 प्रति सेकेंड हो जाएगा, ये 1/1/200 है, तो ये 200 ऊपर आ जाएगा, तो ये 200 प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो जहां पे अगर हम बात करें, ध्वनि जो है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो ये यहाँ पे आंसर हमारा, जी हाँ, क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और एक छोटी सी सूचना आप लोग को ये भी है कि देखिए 10 बजे जो है ना, हम लोग टेलीग्राम पे आप लोग के लिए करंट अफेयर का क्यूज भी करवाते हैं, तो वो करंट अफेयर का टॉपिक का जितना क्वेश्चन है आप लोग देख लिया करें, डेली बेसिस है, ये आपके बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार जो एक्साइज इंस्पेक्टर का वैकेंसी आने वाला है उनमें ये काम आएगा आपको। तो सुबह 10 बजे YT एजुकेशन के टेलीग्राम को ग्रुप को भी ज्वाइन करके टेस्ट दिया करें, और साथ ही साथ दोस्तों 11 बजे आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट भी दिया जाता है जो कि आपके बिहार एसएससी से संबंधित होता है, तो उस टेस्ट को भी दिया करें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे लिए चलते हैं 12वें प्रश्न पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के लिए सही है? तो बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 13 पे, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? मैंने विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंगों के बारे में अभी क्लियरिफिकेशन दे दिया। तो एक्सरे किरण एक विद्युत तरंग है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और एक्सरे किरण जो होता है दोस्तों, इसका खोज कौन किए थे? तो रोंटजन ने किया था, रोंटजन ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। जब कैथोड किरण का तेज इलेक्ट्रॉन पुंज किसी भी गलनांक वाले भारी तत्व जैसे कि टंगस्टन या मॉलिब्डेनम पर आघात करता है तो एक्सरे किरण का उत्पन्न होता है। तो ये 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में तरंग को श्रव किया जाता है, यानी कि सुना भी जाता है। तो आंसर यहाँ पर डी करेंगे। 14, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट में उस उपकरण को संकेत यानी कि सिग्नल देता है जिससे कि वह नियंत्रित हो जाए? बिल्कुल 15 का उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, एक्सरे किरण। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे, सॉरी माफ करेंगे, ये एक्सरे नहीं होगा ना, ये तो अवरक्त किरण होगा। क्या? अवरक्त प्रकार का जो प्रकाश होता है यानी कि लाल, है ना, टेलीविजन रिमोट में उस उपकरण को संकेत देता है यानी सिग्नल देता है जिसे कि वह नियंत्रित करता है। तो अवरक्त प्रकाश की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्सले ने की थी, विलियम हर्सले ने की थी। ये लिख लीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछेगा। अवरक्त प्रकाश का स्रोत क्या है? तो सन हो सकता है, सूरज हो सकता है, टंगस्टन लैंप जैसे कि आप लोग देखे होंगे, है ना, टंगस्टन जो कि आप बल्ब में फिलामेंट में उसका भी उपयोग करते हैं हम लोग, सिलिकॉन कार्बन डाई का छड़ हो सकता है। ठीक है, तो ये उसके स्रोत हो सकते हैं। अब देखिए, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो देखिए, आवासीय क्षेत्र के लिए बोला गया जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक यहाँ पे आंकड़ा दे दिया है कि इससे ज़्यादा अगर यहाँ पे शोर हुआ तो ये आपका प्रदूषण के नियंत्रण में आएगा। तो ये 45 dB है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में रात्रि के समय ये 70 dB होता है और दिन के समय में ये 75 dB होता है।
ठीक है, डीबी यानी कि डेसिबल। और वाणिज्यिक क्षेत्र में, वाणिज्य और औद्योगिक अलग है दोनों ही, है ना। वाणिज्य यानी कि व्यापार क्षेत्र है, तो यहाँ पे 55 डेसिबल रखा गया है, ठीक। और यहाँ पे 65 रखा गया है दिन के समय में। आवासीय क्षेत्र में यहाँ पे 45 होगा, और ये कब होगा, रात्रि के समय में। दिन के समय में ये दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा, याद रखेंगे 55 हो जाएगा दिन के समय में, पूछेगा तो ये यहाँ पे बताएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे। किन भूकंपीय तरंगों के अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, आंसर करने का प्रयास करेगा। जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। एक्स तरंगे यानी कि एक्स किरणें, ठीक है। जिस स्थान से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं वैसे, और एक्स तरंगे भूकंपीय तरंगों के अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है दोस्तों। आइए प्रश्नों पे चलते हैं। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित है, जहाँ पे आज हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का परिवर्तन। तो चलिए पढ़ते हैं इन प्रश्नों को। अमोनिया निर्माण में हैबर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, तो बिल्कुल आंसर करेंगे किसका, तो ये लोहा का। और यहाँ पे दोस्तों एमओ यानी कि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 रहेगा। और अमोनिया नौसादार यानी कि एमओ से डिनोट करते हैं इसको, बुझा हुआ चूने के साथ इसको गर्म किया जाता है और इसको बनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे हम लोग बी करेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 2 पे दोस्तों। कास्ट कोयला यानी कि वुड चारकोल बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, कैसी लकड़ी को जलाते हैं, तो आंसर करेंगे सी यानी कि वायु की अनुपस्थिति में उसको जलाएंगे। क्यों, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति यानी कि बिना वायु के जलाने की प्रक्रिया को निस्तापन कहलाता है। और लकड़ी का जो भंजक आसवन होता है ना, जिसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, वो चारकोल का निर्माण करता है। तो चारकोल एक सस्ता ईंधन भी है, तो आंसर कर लीजिएगा सी, अनुपस्थिति में जलाते हैं। देखिए चारकोल एक सस्ता ईंधन है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, तो गोबर गैस में मीथेन होता है, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से जो गैस उत्पन्न होता है, जब गोबर हरित फसल इत्यादि सड़ता गलता है तो मीथेन गैस बनाता है दोस्तों। सवाल नंबर 4, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण यानी कि अलगाव में प्रायः यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो याद रखिएगा ये प्रभाजी आसवन विधि होता है, जो कि पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के अलगाव में यानी कि पृथक्करण में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आंसर क्या कर लेंगे, प्रभाजी आसवन विधि जो दोस्तों क्वथनांक बिंदु में विभिन्न घटकों के बीच अंतर का सिद्धांत बताता है हमें। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 5 दोस्तों, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो ये आप लोग बताइएगा हाइड्रोजन है सबसे अच्छा ईंधन, है ना। वो और अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ईंधन भी आपका हाइड्रोजन ही है। सबसे अधिक उष्मीय मान हाइड्रोजन का ही होता है, और सबसे इसका उष्मीय मान कितना होता है, तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो बता दूँ 150 होता है किलो जूल पर ग्राम, ठीक, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। अधिकांश ईंधन में कार्बन के साथ कौन सा तत्व होता है, अधिकांश ईंधन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है भाई, ये बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। जैसे कि पेट्रोल, तो C4 से C12 में हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। 7वां क्वेश्चन, लकड़ियों, है ना, लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस क्या है, हाइड्रोकार्बन। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकलता है। CO2 का मात्रा वायुमंडल में कितना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे तो आप दे दीजिएगा CO2 इज द राइट आंसर। और इसका वातावरण में जो परसेंटेज है वो 0.03% है, ठीक, ये क्वेश्चन पूछेगा, यह पृथ्वी को गर्म कर देता है। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे दोस्तों। पेट्रोलियम पाया जाता है, जी हाँ, आंसर कीजिएगा अवसादी सैलों में, चट्टानों में। समुद्र में जब सूक्ष्म जीव परतदार चट्टान का निर्माण करते हैं तो आगे चलकर, है ना, बहुत समय के अंतराल में इसका परिवर्तन कच्चा तेल में हो जाता है दोस्तों। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो 9 का उत्तर कीजिएगा बिजली इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10, कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन कौन सा ईंधन कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों जीवाश्म ईंधन। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है, जीवाश्मों के जमीन के अंदर अगर दबा है तो सूक्ष्म जीवाणु शैवाल उत्पन्न होंगे, और दाब जो है, मतलब यह दब जाने के चलते बहुत समय के बाद यहाँ पे जब वर्षों करोड़ों वर्षों के बाद है, ये जीवाश्म ईंधन बन के निकलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम,
ये सब कुछ है ना, ये ध्यान रखेंगे। प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल, तो नहीं बोल दिया गया है ना, तो आंसर कीजिएगा सी, ये क्लोराइड जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता, उसको बनाया जाता है विनाइल क्लोराइड को। ठीक है, आपको बता दें कि जल जो है रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन भी होता है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में मिल सकता है जल। ठीक है, ये इसकी प्रवृत्ति है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है, तो ये ध्यान रखिएगा, पेट्रोल एक प्राकृतिक ईंधन है और जैसे कि भूप्रपट्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट से निकलता है, अवसादी चट्टानों से निकलता है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे। 12 कहता है कि प्रतिदीप्ति है ना, प्रतिदीप्त नली जिसको हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं, उसमें साधारणतः काम में लाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आंसर कर लीजिएगा, पारद वाष्प और आर्गन है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे। दिया सलाई के विनिर्माण के प्रयुक्त मूल तत्व कौन से हैं? दिया सलाई जो होता है दोस्तों, उसको बनाने के लिए प्रयुक्त मूल तत्व फास्फोरस का हम लोग करते हैं। किसका? फास्फोरस का। ठीक है, दिया सलाई मुख्यतः पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी सल्फाइड से बनता है, जैसे कि लाल फास्फोरस और कुछ मात्रा इसका गोंद बना के इस पर चिपकाया जाता है। ठीक है, जो कि रगड़ने से आग उत्पन्न होता है। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर करेंगे दोस्तों पेट्रोलियम, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 15। दहन क्या है दोस्तों? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि उच्च तापमान पर ऊष्माक्षेपी रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया करता है। क्या करता है? रिडॉक्स। तो इसमें ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे। रसोई गैस के रिसाव आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा के प्रसार करके। जी हाँ, याद रखेंगे, आंसर करिएगा इथाइल मरकेप्टेन है ना, इथाइल मरकेप्टेन को जलाकर यहाँ पे आप जो है रसोई गैस के रिसाव का पता लगा सकते हैं। इथाइल मरकेप्टेन का फॉर्मूला पूछेगा आपसे, तो C2H5SH सल्फर के यौगिक होते हैं ये, और 95% इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बन होता है, जिसमें कि 80% मीथेन भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मीथेन भी होता है। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। विस्फोट तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर है। देखिए, विस्फोट के मामले में अगर देखें तो परिसीमित क्षेत्र होता है जिसमें कि दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन में ये ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे जलता रहता है। ठीक है, तो विस्फोट घातक होता है जबकि दहन एक नियंत्रित प्रक्रिया, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो सी उत्तर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। पेट्रोल, देखिए पेट्रोल में टेट्राएथिल लीड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है इस उपकरण को? तो आंसर करिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये एंटी नॉकिंग होता है। क्या होता है भाई? एंटी नॉकिंग होता है, एंटी नॉकिंग की दर को घटाता है ये। ठीक है, अब ये पेट्रोल में टेट्राएथिल लीड इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि पावर अल्कोहल जो होता है ना, ये 4 भाग में पेट्रोल, 1 भाग में एथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है, जिसमें कि वायु में ईंधन के रूप में इसको प्रयोग भी किया जाता है ना। इसको डिनोट करते हैं टेल, है ना। टेल एक क्या है? तो अपस्फोटन रोधी पदार्थ है। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करके करो में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है? तो 19 का उत्तर सी कर लीजिएगा, एथेनॉल का। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीला लौ, यानी कि देखेंगे ब्लूइश करके आग के ऊपर जो है ना लौ उत्पन्न होता है। तो ये दहन के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता तत्व है, जैसे कि आंसर कर लेंगे नीली इज द करेक्ट आंसर। 21। निम्नलिखित में से कितने कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोकार्बन का मिश्रण पेट्रोल होता है? तो ये चारों में से बताना है। C5 से लेकर C10 तक के कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोकार्बन का मिश्रण पेट्रोल होता है। क्या? C5 से C10 तक के बीच में जितना भी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बनेगा वो पेट्रोल बनाता है। और डीजल जो बनाएगा वो C10 से लेकर, जी हाँ, C10 से लेकर C15 तक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण क्या बनाएगा? तो डीजल बनाएगा। और औसत रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? तो H24 होता है। ठीक है, औसतन याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे हम बी करेंगे, पेट्रोल का पूछा गया है। सवाल नंबर 22। कोल गैस का अवयव नहीं है। जी हाँ, नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, यह सामान्यतः मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, CO H2 और CH4। ठीक, सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पर 23 पे। जब भाप को रक्त कार्बन पर प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 24।
दोस्तों ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा मीथेन के समान द्रव्यमान संख्या परिस्थितियों में रखे गए गैसों के आयतन का अनुपात क्या होगा? 1:16:2 होगा। ठीक है, तो बी उत्तर करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है इसमें कि ऑक्सीजन का अणुभार 32 और हाइड्रोजन का अणुभार 2 और मीथेन का अणुभार 16 होता है, इसलिए ये हमारा समीकरण बैठेगा। ये वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर कि किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? तो आंसर कीजिएगा इसका। जी हाँ, यह वह न्यूनतम ताप प्रज्वलन ताप होता है। क्या होता है? प्रज्वलन ताप होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जिस पर कि ईंधन गर्म होकर आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। ठीक है, बाकी दहन तो रासायनिक अभिक्रिया है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप करिएगा प्रज्वलन ताप इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान की, यानी कि हमारा बायोलॉजी का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंकाल तंत्र से है ना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन रहा है एक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, आंसर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कंकाल तंत्र, जिसमें कि हम लोग अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जरूर रहेगा यहाँ से, इस टॉपिक से, और वही सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम आप तक साझा भी कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पे करें, जितने भी छात्र देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? चलिए, तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे सी, यानी कि अग्नाशय। क्या करेंगे? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। इंसुलिन क्या? तो ये अल्प श्रावण से मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं उसको, नामक रोग को हो जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, और आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? ईईजी होता है ना, एक ईसीजी अलग होता है। ईसीजी टेस्ट का उपयोग हृदय के माप के लिए करते हैं, हृदय से संबंधित रोगों के लिए करते हैं, लेकिन ईईजी का उपयोग हम लोग दिमाग, है ना, मस्तिष्क के संबंधित बीमारियों के लिए करते हैं, परेशानियों के लिए करते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी मस्तिष्क हो जाएगा। अच्छा, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूसी ग्रंथि। पीयूसी ग्रंथि दोस्तों मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो यहाँ पे आंसर सी कर लीजिएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है? तो एक पीयूष ग्रंथि है, दूसरा थायराइड ग्रंथि है, तीसरा एड्रिनल ग्रंथि होता है जो कि आपका अधिविक्र जिसको हम लोग कहते हैं, चौथा तो पैराथायराइड ग्रंथि है, पांचवा थाइमस ग्रंथि है, और छठा पीनियल ग्रंथि। ये 6 तरह के आपके जो है अंतःस्रावक ग्रंथि होता है दोस्तों हमारे शरीर में। ठीक है, तो याद रखिएगा। मिश्रित ग्रंथि भी एक होता है जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो सी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे। दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पे गलत जो है आपका मणिबंध किया गया है गर्दन के साथ। देखिए, मणिबद्ध जो है गर्दन विकल्प में, ये जो ऑप्शन है आपका गलत है। गर्दन यानी कि नेक, है ना, तो इसमें सर्वाइकल केशरुकाएं होती हैं, अस्थियां होती हैं। ये यहाँ पे 7 संख्या होती है इसकी गर्दन में, ये ध्यान रखेंगे। कैसा होता है दोस्तों? सर्वाइकल का। तो यहाँ पे मानव हाथ में अगर देखें तो ह्यूमेरस, रेडियो और मेटाकार्पल्स और फैलिजेंस अस्थियां पाई जाती हैं, इसके नाम है यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे सी, जो कि गलत है। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे दोस्तों। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, जी हाँ, शाखिका। शाखिका जो है ये इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, तो ये ध्यान रखेंगे, शाखिका कहेंगे इसको। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं? आंसर करेंगे दोस्तों अधिविक्र ग्रंथि। ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि में से एक है, अधिविक्र, जिसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, याद रखिएगा। और अधिविक्र ग्रंथि मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे। मानव सिर जो है, मानव मस्तिष्क में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो ये जो है माथा में आपका 8,
चेहरा पे 14 और कान में 6 और कंठ में आपका 1, ये हड्डी होता है इतना। ये आपका मैच यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। खोपड़ी यानी कि कंकाल कहते हैं इसको, है ना, कपाल कहते हैं, है ना, कपाल, जिसमें कि अस्थियों की संख्या 6 होती है, जैसे कि ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, टेप्रोल, स्फिनॉइड और एथमाइड। तो ये हैं दोस्तों, यहाँ पे 8 हड्डियां होती हैं, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ से माथा में। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे। पोन्स, पोन्स जो है मानव के किस अंग का भाग है दोस्तों? पोन्स मानव के मस्तिष्क का ही भाग है। जी हाँ, पोन्स जो होते हैं मस्तिष्क का नाभिक कहा जाता है ना। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम जहाँ होता है वहाँ तक इसके संकेत पहुँचाने का कार्य करता है पोन्स। पोन्स का कार्य क्या है? तो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में संवेद भेजता है, यानी कि आपके लिए जानकारी भेजता है, ठीक है। और कामोत्तेजना, है ना, सेक्स के दौरान कामोत्तेजना को बढ़ावा यही देता है, जिसका नाम है पोन्स। और श्वास विनियमन भी आपको यही आपको इंडिकेट करता है, और नींद आने की प्रवृत्ति को भी यही आपको बताता है। तो पोन्स का बहुत सारा कार्य है, मस्तिष्क में ही रहता है। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी एंडोक्राइनल जो कि ग्रंथि होता है युग्म जोड़े के रूप में नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है इसमें से है पीयूषी, है ना, प्यूटरी ग्रंथि जो है आपके यह अंतःस्रावी में ये आपको युग्म जोड़े में, है ना, युग्म जोड़े में नहीं पाया जाता, ये सिंगल रहता है अपना। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहां से आप नोट कर सकते हैं। मनुष्य के लिए अगर बात करें पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और ये जोड़े में नहीं पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, है ना, एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? लिगामेंट्स दोस्तों बहुत पतली नस होती है आपकी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आंसर कीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का। जी हाँ, सी हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्नायु कहते हैं हिंदी में। और ये बहुत पतला होता है, नर्म होता है, और अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। इसका निर्माण संयोजी ऊतक के द्वारा होता है दोस्तों। सवाल नंबर 11, लैंगरहैंस आइलेट्स किस मानव अंग में पाया जाता है? लैंगरहैंस के आइलेट्स जो है अग्नाशय में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आंसर ए कर लीजिएगा, यहाँ पे उत्तर आपका ए होगा, ठीक है। अग्नाशय जो है केशुरुकी जीवों का पाचन करता है, अंतःस्रावी प्रणाली को एक ग्रंथि में बनाता है, ये अंग का निर्माण करता है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर ए कर लीजिएगा। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। मानव की पसलियां के साथ जुड़ी होती हैं, क्या जुड़ी होती हैं? मानव की पसलियां जो होती है दोस्तों यहाँ पे स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। स्टर्नम क्या होता है भाई? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पसलियां का कुल संख्या वैसे 12 जोड़ी होता है, तो 12 जोड़ी होगा तो कितना हो जाएगा? वो 24 हो जाएगा, पसलियों की संख्या अगर पूछेगा तो। ये जोड़े में 12 होता है, और प्रत्येक पसली जो होता है दोस्तों सामने की ओर यानी कि और पीछे की ओर से बंधा हो रहता है, केशुकुरुक रहता है, इसलिए उसको केशुरुक ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पे स्टर्नम इज द करेक्ट आंसर। कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय इसमें से नहीं है ना, ये ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय एक भंडारण करना है, इसका कार्य है। छोटी आंत तथा पित्त नली के माध्यम से पित्त रस को जारी करता है ये, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एड्रोजन हार्मोन का स्रावित करती है? तो लेडिंग सेल यानी कि लीडिंग सेल कहते हैं इसको, मनुष्य में एड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है। तो आंसर यहाँ पे बी कर लेंगे, इज द करेक्ट आंसर। और ये आपको दोस्तों बता दें कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती है ये नर में यानी कि मानव के नर में, मादा नहीं, नर में हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का स्रावन करती है, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी करिएगा। सवाल नंबर 15, मध्य कान, आपके कान का जो मध्य भाग है उसमें मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? ठीक है, तो 6 होता है इसमें। तो मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम है हैमर, एनविल और स्टीरप। तो ये आपसे अलग से भी पूछता है यहाँ पे, ठीक है। हैमर, एनविल और स्टीरप, है ना, ये पूछता है कि हैमर जो है कौन सी हड्डी कहाँ की है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। हैमर कान की हड्डी होती है। एनविल का पूछ सकता है, एनविल का भी, और स्टीरप का भी पूछ सकता है, ठीक है। सवाल नंबर 16, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? 16 का उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे बी 31 होती हैं दोस्तों जोड़े में, है ना। और मनुष्य में 12 जोड़ी
क्रैनियल तंत्रिका भी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जंतुओं में सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जो कि न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, न्यूरॉन तंत्रिका का इकाई होता है, याद रखेंगे। मनुष्य का पूछा गया है तो 31 जोड़ा होगा। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन का पहचानिए जो कि बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। कोई भी बच्चा वृद्धि अगर नहीं कर रहा है तो उसके अंदर क्या कमी है, तो सोमेट्रोपिन। जी हाँ, सोमेट्रोपिन एक हार्मोन होता है जो कि बच्चों के बढ़ने में सहायक बनता है। ठीक है, हार्मोन की अधिकता से ये जो है भीम काव्य या फिर एमोगिकिविल विकार लेता है, यानी कि मोटा हो जाता है, थुलथुल हो जाता है, ये बढ़ेगा तो इसका जो है आपको मात्रा बिल्कुल नियंत्रित होना चाहिए। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है, क्वेश्चन नंबर 18। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि में। ठीक है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में मुख्यतः 2 पाली होती हैं, पाए जाते हैं। एक पश्च पाली जिसको कि हम लोग पोस्टीरियर लोब कहते हैं, और दोस्तों दूसरा होता है एंटेरियर लोब जो कि अग्रपाली कहलाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों। हथेली में पाए जाने वाला अस्थि का नाम क्या है? जी हाँ, मेटाकार्पल्स कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स, हथेली में पाए जाने वाला हड्डी को। मानव कंकाल में 2 अग्रपाद होते हैं, 4 लिम्स और हिंड लिम्स, है ना, हाथ तथा 2 पश्चपाद, यानी कि हाथ के पीछे की हड्डी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल्स। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं दोस्तों। प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य यानी कि गलत है? यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो ये गलत है ऑप्शन आपका। इसके 3 भाग होते हैं जो कि 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध और 1 केंद्रीय वर्मिक्स होते हैं, ये गलत है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अग्र मस्तिष्क से कुल 2/3 भाग जो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यह 2 भाग होता है, एक सेरिब्रम होता है और दूसरा होता है आपका डाई एंसिफेकॉल, है ना। क्या होता है? डाई एंसिफेकॉल। ठीक है, याद रखेंगे। सेरिब्रम जो होता है दोस्तों 2 गोलार्ध का बना होता है, जिनमें कि सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, 2 पार्श्व नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। 2/3 भाग होता है इसका। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 21 पे। जी हाँ, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, यानी कि जवानी तक रहती है? तो सी उत्तर करिएगा, थाइमस। यह थाइमस केवल ग्रंथि है जो कि आपकी जवानी तक सक्रिय रहती है, वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि जो है आपका हृदय से आगे स्थित होता है। थाइमस ग्रंथि से मुख्य 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक थाइसोसिन, एक जिसको कि थाइमिन 1 और थाइमिन 2, जो कि 3 तरह का होता है। पीयूष ग्रंथि कपाल के स्नायु में होता है, ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 22, शरीर के सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो याद रखिएगा, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, सेट्रोरियस। सेट्रोरियस क्या है? सबसे लंबी पेशी है। मांसपेशी हमारे सेट्रोरियस होता है, और ट्रेपीजियस होता है, और ग्रेसिलियस होता है, और सेल्यूलोज होता है। तो सेट्रोरियस जो होता है मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, जो कि आपके कुल्हे से लेकर घुमाने और जोड़ने और घुमाने में मदद करता है आपके जोड़ों को। ट्रेपियस जो होता है आपको सिर से लेकर जो है सिर से लेकर गर्दन तक का हड्डी होता है, जो कि उसको मोड़ने, कंधे को उठाने और बाहों को मोड़ने का प्रयोग करवाता है। और ग्रेसिलियस जो होता है दोस्तों, ये घुटने में जो फ्लेक्सिन और कूल्हे के लत को जिम्मेदार करता है, यानी ये कूल्हे जो है आपका ये काम करता है इसी वजह से, ग्रेसिलियस के। और सेलुलस दोस्तों पैर और पैर के बीच कोण बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब कितना दूर आप जो है चल सकते हैं, लंबा पैर रख सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक लंबी हड्डी के बारे में पूछा जाता है, तो वो फीमर होता है जो कि जांघ की हड्डी होती है, लेकिन लंबी पेशी पूछा गया यहाँ पे, तो सबसे लंबी पेशी सेट्रोरियस होगा, यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपका फीमर भी दे देगा, लेकिन आपको गलत करवाएगा। तो सवाल नंबर 23, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑक्सीटॉक्सिन होता है दोस्तों। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण ऑक्सीटॉक्सिन है, और ऑक्सीटॉक्सिन दूध स्राव को उत्तेजित करता है। ऑक्सीटॉक्सिन प्रस्राव के समय जो महिलाएं गर्भावस्था में रहती हैं, गर्भाशय के फैलने तथा उसके प्रसव के पश्चात जो उसका गर्भाशय होता है वो सिकुड़ने लगता है। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे दोस्तों, याद रखिएगा, सरकोलेमा वह झिल्ली है जो ढकती है। तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे सी, मांसपेशी फाइबर को ढकती है। शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों विंग, पूंछ कहलाता, शरीर के धड़ के ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होने की
कहते हैं इसको, पूंछ कहते हैं इसको, पूंछ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में हड्डी नहीं होता है? तो आंसर करिएगा दोस्तों, कुल्हाड़ी। जी हाँ, कुल्हाड़ी मानव शरीर की हड्डी नहीं होती है, ये एक तो एक औजार होता है, ठीक है। बाकी ये दोस्तों आपके हड्डी नहीं होता है, कुल्हाड़ी मानव शरीर की हड्डी नहीं होती है। कान के अंदर कंपन हड्डियों जैसे कि अर्थात हथौड़े, निकाई और मध्य कान में रकाब प्रवृत्त होते हैं। हथौड़े, निकाई और रिकाब जो है दोस्तों 3 हड्डियां होती हैं हमारे कान के पंजर के, अस्थि पंजर के, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे, घुटने की टोपी को क्या कहा जाता है? तो आंसर करेंगे दोस्तों बी, पैटेला कहते हैं इसको, ठीक है, आंसर कर लीजिएगा। आप घुटने में जो कटोरी जैसा दिखेगा छुइएगा तो उसको। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन की विद्युत संकेतों में बदल देता है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कॉकलिया। कॉकलिया इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपको कान के ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, जी हाँ, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। सवाल नंबर 30, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? फेफड़ों के आवरण को प्ल्यूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ल्यूरा कहते हैं। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो कि दोस्तों वेशम होते हैं वो, है ना, लेकिन फेफड़ों के आवरण को कहते हैं प्ल्यूरा। सवाल नंबर 31, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो ये होती है जबड़े में, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। सवाल नंबर 32, शरीर का सबसे लंबा हड्डी, जी हाँ, जांग की हड्डी होता है जिसको हम लोग फीमर कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इन सभी सवालों में यहाँ पे 32 प्रश्न था यहाँ पे, तो टोटल प्रश्न हमने देखा यहाँ पे 80 प्लस, है ना, 80 प्लस साइंस के क्वेश्चन आज देखे हम लोगों ने। आपने कितने उत्तर यहाँ पे सही किए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों।